नमस्कार, आप सुन रहे हैं एक बूंद सागर। मैं हूँ श्वेता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणय और एक बूंद सागर में हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास मुझे चांद चाहिए के बारे में। ये है हमारी चर्चा का दूसरा भाग। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी वर्षा, जो कि उपन्यास की मेन किरदार है, कैसे वो अपने परिवार से जूझती है क्योंकि उसे एक्टिंग में इंटरेस्ट है। आज हम उसके सफ़र पर आगे उसके साथ चलेंगे। तो श्वेता, जैसा कि तुमने बताया कि इस कहानी में हम आज की तारीख में जो फिल्मों में आने वाले बहुत सारे लोगों के बारे में जानते हैं, जो या तो टीवी से फिल्मों में आते हैं या फिर मॉडलिंग से फिल्मों में आते हैं। जबकि इस कहानी में वर्षा पहले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाके एक ट्रेंड एक्टर बनती है और उसके बाद फिल्मों में आती है। तो ये जो उसका सफ़र है, उसके थिएटर के दिन कैसे बीतते हैं और फिर ये थिएटर से फिल्मों का जो ट्रांजिशन है, जो बदलाव है, वो उसे कैसा लगता है, इसके बारे में बताइए। ज़रूर, पर इससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि वर्षा का जो है वो थिएटर से वर्षा थिएटर में उसकी रुचि कैसे बढ़ती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि घर पे कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रही होती है कि किसी चीज़ को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर। तो तनाव भरा एक तरह से बचपन कहा जा सकता है कि घर पे बीत रहा है और किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही है। उसी समय वर्षा के स्कूल में एक टीचर हैं, दिव्या कात्याल करके, जो कि नई नई वहाँ स्कूल में आई हैं, और वो कहीं ना कहीं डिस्कवर करती हैं वर्षा को, और वो उसे देखती हैं और उसे समझने की कोशिश करती हैं, और वो उसे कहती हैं कि तुम्हारे अंदर ये जो ज्वार भरा है, बेसिकली जो तुम्हें गुस्सा है, जो तुम्हें ये तकलीफ़ है, इसके लिए कोई माध्यम होना चाहिए जिससे तुम इसे निकाल पाओ। तो उसे कहती है कि क्यों ना तुम थिएटर करने की कोशिश करो, क्योंकि स्कूल में वो एक तरह का प्ले करवा रही होती हैं बच्चों से। और यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि वर्षा जो है बहुत ही शाई टाइप की लड़की है। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल में बहुत सी अन्य गतिविधियों में पार्टिसिपेट करती है, कि म्यूज़िक में या डांस में या किसी और चीज़ में, वो मतलब पीछे ही रहती है हर चीज़ में। पर फिर भी क्योंकि टीचर ने कहा है, और कहीं ना कहीं उस जनरेशन में ये होता है कि टीचर ने कहा है तो करना ही पड़ेगा, तो इस बात को ध्यान में रखकर वर्षा अपना नाम लिख देती है थिएटर के उस ग्रुप में कि ठीक है, मैं ट्राई कर लेती हूँ। और जब वो करती है तो उसे कहीं ना कहीं मज़ा आने लगता है थिएटर करने में, वो प्ले करने में। और अगर उसे इस तरह से देखा जाए कि एक ऐसी लड़की जो घर में घुट घुट के रह रही है, उसे कुछ घंटे ऐसे मिल रहे हैं, उसे वर्षा की तरह ना रहकर किसी और की तरह रहना मिल रहा है। मतलब तुम उस वक्त जब तुम प्ले कर रहे हो, तब तुम एक वर्षा के किरदार में नहीं हो, तुम एक अन्य किरदार में हो। तुम एक राजकुमारी हो सकते हो, तुम एक दासी हो सकते हो, तुम एक राइटर हो सकते हो, तुम डांसर, कुछ भी हो सकते हो, है ना। तो तुम्हें बेसिकली कुछ और करने का मौका मिल रहा है, और तुम्हारे ऊपर जो बंधन है वो कहीं ना कहीं नहीं है। वहाँ कहीं ना कहीं वर्षा को मज़ा आने लगता है, और ये थिएटर जो है उसके लिए एक तरह से धीरे धीरे एस्केप बन जाता है अपनी असली परिस्थितियों से। ये तुमने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, और मैंने कई सारे एक्टर्स के इंटरव्यू देखे हैं जिसमें वो इसी तरीके की बात कहते हैं कि एक्टिंग में उनकी शुरुआत बिल्कुल अचानक से हुई थी, लेकिन फिर एक्टिंग उनके लिए एस्केप बन गया। जैसे एक एक्टर है जयदीप अहलावत, जो कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक छोटा सा रोल था, फिर एक वेब सीरीज़ आई थी पाताल लोक नाम से, उसमें काफ़ी मेन रोल था जयदीप का ही। और हाल ही में शायद 2022 या 23 में एक फिल्म आई थी 3 ऑफ अस, जिसमें जयदीप अहलावत, शेफाली शाह और स्वानंद किरकिरे, ये 3 लोग थे मेन रोल में, जो कि मैं सुनने वालों को बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा। तो जयदीप अहलावत के इंटरव्यू में भी वो इस तरीके की बात बोलते हैं कि एक्टिंग उनके लिए एक एस्केप था। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि शायद ये एस्केप उन्हीं लोगों को मिल पाता है जिन पे डायरेक्टली अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, जो कि अपने परिवार की रोज़ी रोटी के लिए ज़िम्मेदार ना हो। ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी है,
लेकिन ये बात मैं बताना चाहता था। तो जो पहला नाटक जिसमें वर्षा एक्ट करती है, वो क्या किताब में उसके बारे में बताया गया है? बिल्कुल। तो वर्षा जो पहला प्ले करती है, जो जिसका निर्देशन बेसिकली उसकी टीचर दिव्या कात्याल करती है, उसका नाम था अभिशप्त सौम्य मुद्रा, जिसमें वो एक राजकुमारी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। और बेसिकली स्टोरी ये है कि जिससे उन्हें प्रेम है राजकुमारी को, अंत में वो प्रेम उन्हें नहीं मिल पाता क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है, जो नायक की डेथ हो जाती है। तो ये प्ले है। लेकिन तुम्हारी पहली बात पे मैं ऐड करना चाहूँगी, जो तुमने कहा कि केवल वही लोग थिएटर या किसी तरह का आर्ट फॉर्म परसू कर पाते हैं जिन पे घर की जिम्मेदारियां नहीं हैं, क्योंकि इस तरह के आर्ट फॉर्म्स में जो पैसा है बहुत कम मिलता है। तो कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी जीवन को सपोर्ट करने के लिए कुछ और काम भी करना पड़ता है अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ और कैरेक्टर्स हैं किताब में जिनकी स्ट्रगल भी दिखाई गई है कि किस तरह से उन्हें अपना पैशन फॉलो नहीं करने की इच्छा, जो उनकी नहीं कर पाते हैं बेसिकली, क्योंकि उन पर कुछ किस तरह की जिम्मेदारियां हैं। तो जो दिव्या का किरदार तुमने बताया, जो वर्षा की टीचर है, वो किरदार एक तरीके से ज़रूरी था वर्षा को एनएसडी तक पहुंचने में मदद करने के लिए। तो और क्या ऐसे किरदार हैं जो कि मेंटर के रोल में दिखाई देते हैं इस कहानी में? बिल्कुल। एक तो दिव्या ही है जो उनकी टीचर है। तो दिव्या सिर्फ टीचर ना रहकर बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं, और सिर्फ स्कूल तक ही वो सफ़र नहीं रहता, वो सफ़र लंबा चलता है कि वर्षा अभिनेत्री भी हो गई है, तब भी दिव्या से काफ़ी क्लोज कनेक्शन है। और दिव्या सिर्फ एक्टिंग में मदद नहीं करती, बहुत अलग तरीके से, मतलब जो जिसे एक ट्रू मेंटर कहा जा सकता है, जो सिर्फ तुम्हें करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ही गाइडेंस नहीं देता लेकिन तुम्हारी निजी ज़िंदगी में भी तुम्हें गाइडेंस देता है। इस तरह का कैरेक्टर दिखाया गया है। आई थिंक वर्षा बहुत ही लकी थी कि अपनी लाइफ टाइम में उसे इस तरह का मेंटर मिला, जो कि मिलना बहुत ही रेयर है। कि जिस तरह का कैरेक्टर दिव्या का लिखा गया है, जो कि हर पल पे हर वक्त में वर्षा का साथ देती है और हर क्षण तैयार रहती है उसकी मदद करने के लिए, आउट ऑफ द वे जाकर भी। तो इस तरह के मेंटर मिलना मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत ही रेयर केसेस हैं। और कहीं ना कहीं दिव्या का बहुत बड़ा रोल है वर्षा की इस फेमस होने में, उसकी अभिनेत्री बनने में। दूसरा जो एक रोल है वो है एनएसडी में। जब वर्षा चली जाती है तो एनएसडी के जो डायरेक्टर हैं उस टाइम के, डॉक्टर अतुल करके, वो बहुत अच्छे मेंटर दिखाई दिए हैं। बहुत अच्छा उनका कैरेक्टर लिखा गया है। जिस तरह का रोल मॉडलिंग एक मेंटर को करनी चाहिए, उस तरह की रोल मॉडलिंग दिखाई गई है कि वो खुद किसी काम करने से नहीं कतराते हैं। वो स्ट्रिक्ट हैं लेकिन साथ साथ अपने स्टूडेंट्स के प्रति सिंपैथी रखते हैं, उन सहानुभूति रखते हैं, उन्हें समझते हैं कि वो किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लिमिट में रहकर। तो ये काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है कि हालांकि वो डायरेक्टर हैं, लेकिन अगर कभी उन्हें फर्श भी साफ़ करना पड़े तो वो खुद झाड़ू उठाकर वो भी करते हैं, कि वो किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं कि ये करो, ये तो काफ़ी बड़ी बात करके दिखा रहे हैं। जो कि आजकल की दुनिया में इस तरह का मेंटर मिलना या रोल मॉडल मिलना भी बहुत रेयर बात है। तो इस तरह के अच्छे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। तो डॉक्टर अतुल के बारे में एक किस्सा याद आता है किताब में, कि जब वर्षा घर वालों से लड़कर एनएसडी चली जाती है तो पिता, क्योंकि स्वाभाविक तौर से बहुत ही गुस्सा हैं वर्षा से, वो क्या करते हैं कि डॉक्टर अतुल को लेटर लिख देते हैं कि हमारी बेटी हमारी इच्छा के विरुद्ध जो है आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इसे जो है मतलब एक तरह से अपने इंस्टीट्यूट से निकाल दें। तो डॉक्टर अतुल जो हैं पिता को लेटर लिखते हैं वापस कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर वर्षा यहाँ कुछ गलत करती है, कि अगर मैं उसे कुछ एक्टिंग करने के लिए कह रहा हूँ और वो एक्टिंग में कुछ गलत तरीके से पेश आती है या कुछ मेरी जो आशाएं हैं उन पर खरा नहीं उतर पाती, तो मैं आपको लेटर लिखकर उसकी कंप्लेंट नहीं करता हूँ ना। तो आपका जो घर का मसला है वो आपके घर का मसला है, उसे आप संभालिए, और वर्षा जो भी डिसीज़न लेगी
वो मुझे मान्य है, लेकिन मैं उस स्थिति में नहीं हूँ या मेरा एरिया नहीं है कि मैं उसे बता पाऊँ कि उसे क्या करना चाहिए, और आपकी इस कंप्लेंट के बेसिस पर मैं उसे नहीं निकाल सकता हूँ। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि और इसमें मुझे इसका बिल्कुल विपरीत रिएक्शन दिखता है, जबकि ये आज से लगभग 30 साल पहले की कहानी है। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे याद है कि कुछ हॉस्टल थे जो कि लड़कियों के लिए थे और कुछ हॉस्टल थे जो कि लड़कों के लिए थे। हमारे कॉलेज में मिक्स हॉस्टल नहीं थे। लेकिन जब भी कोई छोटी सी भी घटना होती थी कि कहीं किसी लड़के ने किसी लड़की से बदतमीज़ी कर दी, तो मुझे याद है एडमिनिस्ट्रेशन का पहला रिएक्शन हमेशा ये होता था कि लड़कियों की अपने हॉस्टल से ही बाहर निकलने की या उनकी आवाजाही पे बहुत ज़्यादा बंदिशें लगा दी जाती थीं कि आम तौर पे लड़कियों को रात को 12 बजे तक अपने हॉस्टल से निकलने की इजाज़त होती थी। लेकिन कुछ भी थोड़ा सा भी इंसिडेंट होता था तो एडमिनिस्ट्रेशन का या वार्डन्स का रिएक्शन ये होता था कि अब तुम 8 बजे तक ही निकल सकते हो। और ये जो तुम वर्षा के एनएसडी के डायरेक्टर डॉक्टर अतुल के बारे में तुम बता रहे हो, ये मुझे बिल्कुल ही उससे विपरीत दिख रहा है। और यही सही रिएक्शन है कि आप अगर बच्चे एडल्ट हो चुके हैं तो आप हर चीज़ में पेरेंट्स का नाम लेके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और इसी से मुझे एक अपने हॉस्टल का किस्सा भी याद आता है, जिसमें सेम इसी तरह का कुछ था कि बॉयज़ हॉस्टल में उन्हें आज़ादी थी कि वो देर रात पूरी रात भी बाहर रह सकते थे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, लेकिन लड़कियों को 10 बजे तक रात तक वापस आना था, चाहे वो लाइब्रेरी में हो चाहे कहीं भी हो। तो काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था इस चीज़ को लेके। लड़कियां मांग कर रही थी कि हमें भी रात भर लाइब्रेरी में रहने की इजाज़त हो, हम भी पढ़ना चाहते हैं, कि इसमें कुछ गलत नहीं है। तो मुझे याद है कि डराया धमकाया जा रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हो, जबकि वो सिर्फ लाइब्रेरी में रात भर रुकने का प्रोटेस्ट था। हाँ, ये मतलब मुझे भी अपने कॉलेज के दिनों में बार बार याद है कि इस तरीके के सवाल लड़कियों से कहे जाते थे कि क्या जो मांग तुम कर रही हो ये तुम्हारे घर वालों को पता है। हाँ, मतलब तुम्हारी मांग के लिए भी तुम्हारे घर वालों की अप्रूवल की ज़रूरत है। और ये वो बच्चे हैं जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स शायद इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, शायद वो फर्स्ट जनरेशन है अपनी फैमिली की जो इतने आगे तक पढ़ रही हैं, बट फिर भी उन्हें उनकी कंसेंट की ज़रूरत है एक मांग रखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले जो तुमने मेंटर की बात की उस पर मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। एक तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में इस चीज़ की पता नहीं कमी है या क्या वजह है इसकी, लेकिन एक तो मेंटर का जो रोल होता है उसकी समझ थोड़ी सी हमारी शायद अधूरी है। और दूसरा, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि निचले तबके से आते हैं या फिर जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ ऐसे लोगों की बहुत कमी है जो कि मेंटर का रोल निभा पाएँ। एक बात जो मेरे दिमाग में आती है कि हमारे दिमाग में ज़्यादातर मेंटर की जो परिभाषा है वो ऐसा कोई जो कि हमसे काफ़ी ज़्यादा तजुर्बेकार हो और वो बहुत लंबे टाइम तक हमें एक तरीके से संरक्षण दे सके। मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ी गलत समझ है। गलत से ज़्यादा शायद ये थोड़ी अनफेयर एक्सपेक्टेशन है किसी भी ऐसे इंसान के प्रति जो आपका मेंटर हो सकता है। और इसकी वजह से मुझे लगता है अपने समाज में ऐसे लोग जो कि जो धार्मिक गुरु होते हैं, इनकी बहुतायत अपने समाज में शायद इसीलिए है क्योंकि ये इस कमी को भरने के लिए तैयार रहते हैं। इनका पेशा ही ये है कि ये प्रोफेशनल गुरु हैं, प्रोफेशनल मेंटर हैं। और इसी वजह से कई बार आपको यूट्यूब पे ऐसे वीडियो दिखेंगे या टीवी पे आपको दिखेगा कि धार्मिक गुरु से लोग कुछ भी पूछ रहे होते हैं कि चुनाव में वोट किसको देना है, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होगा, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये उम्मीद कि एक ही मेंटर आपके सारे सवालों का जवाब दे देगा या हर चीज़ में आपकी मदद कर देगा, ये थोड़ी सी अधूरी और गलत समझ है। दूसरी बात, मैं इसी चीज़ का एक उदाहरण देना चाहूँगा जो एक
इंग्लिश में एक पॉडकास्ट है जो अमित वर्मा नाम के एक जर्नलिस्ट और लेखक चलाते हैं। उस पॉडकास्ट का नाम है द सीन एंड द अनसीन, और वो मेरा सबसे पसंदीदा पॉडकास्ट है। तो इस पॉडकास्ट के एक एपिसोड में, मुझे याद नहीं है कि गेस्ट कौन था, लेकिन वो गेस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता है अपनी ज़िंदगी से। जब वो बड़ा हो रहा था तो उसके आसपास उसके घर में बहुत ज़्यादा किताबें नहीं थी, लेकिन कॉलेज में पहुंच के उसे किताबों की अहमियत समझ में आई। तो जब उसकी पहली नौकरी लगी, और ये कभी 90s में, लगभग 30 साल पहले की बात है, तो उसने अपनी पहली तनख्वाह में से अपना खर्चा, अपना जो गुजारा भत्ता था वो निकाला, और उसके पास 8,000 रुपये बचे। वो उस समय कोलकाता में रहता था। वो कोलकाता की एक फेमस किताबों की दुकान में गया और उसने दुकान के मालिक से ये कहा कि ये 8,000 रुपये हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये पैसे लीजिए, और आपके हिसाब से जो ज़रूरी किताबें हैं, जो अच्छी किताबें हैं, जो इंसान को पढ़नी चाहिए, वो अपनी दुकान से मुझे निकाल के दीजिए। तो एक चीज़ तो ये कि ये काम कि अपना गुजारा निकाल के, और एक मतलब आज से 30 साल पहले 8,000 रुपया एक बहुत बड़ी रकम थी, वो सिर्फ किताबों के लिए अलग करना, ये एक तो उस इंसान की ज्ञान की भूख दिखाता है। दूसरा, ये थोड़ा सा एक अजीब सा कदम लगता है कि आप किसी अनजान इंसान में इतना भरोसा रख रहे हैं कि आप अपना सारा पैसा उसे दे के और उस पे छोड़ रहे हैं कि वो आपको क्या किताबें देता है। तो ये जो विलिंगनेस थी किसी अजनबी पे भरोसा रखने की, इसके जवाब में, इसके रिस्पॉन्स में, वो उस दुकान का मालिक लगभग 3 घंटा लगाता है अपनी दुकान में किताबें, बहुत काफ़ी टाइम लगा के वो 3 घंटे तक सिर्फ इस आदमी के लिए किताबें इकट्ठी करता है और फिर लाके उसे देता है कि ये किताबें। तो इस कहानी में मुझे जो दुकान का मालिक है वो एक मेंटर की तरह दिखता है। भले ही वो एक दिन के लिए था, लेकिन वो उस एक दिन इस आदमी का मेंटर था, और शायद उस एक दिन के कांटेक्ट से ही उसने अगले कई सालों तक इस आदमी की ज़िंदगी पर असर डाला। तो इस उदाहरण से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेंटर ज़रूरी नहीं है कि आपके हर सवाल का जवाब दे सके, या सालों तक आपके लिए बना रहे, या आप बार बार उसके पास जा पाएँ। हमें शायद इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि ज़िंदगी में कई लोग अलग अलग मुकाम पे आपके मेंटर बन सकते हैं, और वो भी कुछ ही सवालों का जवाब दे पाएंगे। मुझे लगता है हमें इस चीज़ से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से जो हर सवाल के जवाब देने का कॉन्फिडेंस रखते हैं या देने का दावा करते हैं। बिल्कुल सही बात कही तुमने, क्योंकि जो मेंटर है उसे भी ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि वो भी हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और साथ के साथ जो मेंटी है, जो मेंटर सीख कर रहा है, उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बात होनी ज़रूरी है कि मुझे इस पर्टिकुलर मेंटर से बस ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ये मेरे इस चीज़ों के जवाब दे सकेगा, लेकिन इन चीज़ों के लिए मुझे एक और मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो ये चीज़ आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि लाइफ में सिर्फ एक ही मेंटर नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक ही मेंटर होना चाहिए और उसे तुम बिल्कुल भगवान की तरह पूजना शुरू कर दो। और अपने ग्रंथों में भी, जैसे मुझे अभी याद आ रहा है कि कहीं तो ये जिक्र आता है हमारे ग्रंथों में कि नारद जी ने अपने बहुत सारे गुरु बनाए थे। उन्होंने शायद एक कछुए को भी अपना गुरु बनाया था। तो जैसे मेरे ख्याल से यहाँ पे नारद जी का उदाहरण ज़्यादा अच्छा है, जिन्होंने बहुत सारे मेंटर बनाए अपने। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और मतलब अगर तुम्हें ये लग रहा है कि अगर कोई एक ऐसा मेंटर है जो तुम्हें ये कहता है कि अरे मैं तुम्हारा मेंटर हूँ, अब तुम्हें और किसी की ज़रूरत क्या है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं रेड फ्लैग है। तुम्हें समझ जाना चाहिए कि क्या वो इंसान सचमुच में ही तुम्हारा भला चाहता है कि नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई जो आइडियल मेंटर है वो कभी ये कहेगा कि अब मैं ही तुम्हारा मेंटर बन सकता हूँ और अब तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरी ये बात की रियलाइजेशन होना कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेंटर की ज़रूरत है। क्योंकि अगर अपना एग्जांपल दिया जाए तो मुझे लगता है कि तकरीबन 5 साल पहले तक भी मुझे ये रियलाइजेशन नहीं थी। मतलब जो काफ़ी शर्मिंदगी भरी बात है मानना, मगर जो सच है वो सच है कि
इस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं थी कि हमें किसी मेंटर की ज़रूरत है लाइफ में, या किसी चीज़ की कमी है जो हमें एक रास्ता दिखा पाए। शायद अब अपनी गलती माने या एजुकेशन सिस्टम की गलती माने या किसी भी चीज़ की, कि दिमाग में बस ये है कि तुम्हारे पास एक सिलेबस है, तुमने वो कवर कर लिया, अब तुम एक क्लास पास कर गए, अब तुम्हारे पास एक डिग्री आ गई, बस यही एक क्रम है जो तुम्हें फॉलो करना है। लेकिन जो मेंटर है लाइफ में वो कितना इम्पॉर्टेंट है, उसकी जो रियलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं कुछ साल पहले हुई। और फिर जब तुम्हें वो रियलाइजेशन हो जाती है तो शायद वो कमी खलना बहुत ज़्यादा लगती है, कि मतलब वो बार बार तुम्हें वो कमी खलती है कि अरे वो होता तो ये पूछा जा सकता था, या कहीं ना कहीं से कुछ मदद ली जा सकती थी, और फिर तुम उसे सीख करना भी शुरू कर देते हो। तो रियलाइजेशन सबसे पहले आती है, फिर उस चीज़ की कमी महसूस होती है, और फिर तुम एक मेंटर ढूंढने के लिए एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो। जो तुमने बात कही, मेरा सोचना उससे थोड़ा सा अलग है। तो मुझे शायद 10-12 साल से मुझे ये एहसास है कि कोई मेंटर होना चाहिए। लेकिन कई बार मैंने अपने मन में ये पाया है कि वो मेंटर की ज़रूरत एक तरीके से मेरे दिमाग में इसलिए आती है कि मैं खुद नहीं सोचना चाहता, जिससे कि बस कोई मुझे बता दे कि क्या करना है। इसे थोड़ा दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो शायद मेंटर होना ऐसा इंसान चाहिए कि आप किसी कहीं अंधेरे में खड़े हैं, मेंटर आपको एक मोमबत्ती ला के दे दे। लेकिन शायद ज़्यादातर लोग सोचते ये हैं कि मेंटर आके मेरा हाथ पकड़ ले और फिर मैं अपनी आंखों में पट्टी बांध लूँ। तो मेंटर ज़रूरी है, लेकिन साथ में खुद सोचना, खुद तर्क करना, खुद सवाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ख़ास तौर पे हमारे समाज में इतने सारे सो कॉल्ड गुरु दिखते हैं, जैसे कि मतलब आप उदाहरण सोच सकते हैं पिछले कुछ सालों के, जिन गुरुओं के बारे में तरह तरह के खुलासे हुए हैं। ऐसे लोग इसीलिए कामयाब हो पाते हैं क्योंकि उन्हें गुरु बना के लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तुम सही कह रहे हो, मगर आई थिंक मैं और तुम दो अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन हाँ, दोनों ही सही हैं। हाँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि लाइफ में मेंटर की रियलाइजेशन ज़रूरी है और उन्हें ढूंढना ज़रूरी है, और तुम उससे एक कदम आगे हो कि जब तुम उसे ढूंढ लो, उसे परखना भी ज़रूरी है कि क्या वो सही मेंटर है कि नहीं। जो मैंने रेड फ्लैग्स की बात करी, कि हर कोई तुम्हारा मेंटर नहीं हो सकता। और अगर जैसा कि तुमने कहा कि मेंटर कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हें आकर बता दे कि क्या करना चाहिए। अगर वो यही बता दे रहा है तो वो मेंटर नहीं हो सकता। वो तुम्हारा काम तुम्हारे लिए करेगा नहीं, वो सिर्फ तुम्हें अपना एक मत देगा कि इस केस में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन जो फ्रीडम टू चूज़ है वो फिर भी तुम्हारे पास ही रहेगी। अगर मेंटर तुमसे वो फ्रीडम छीन रहा है तो मेरे हिसाब से वो तुम्हारा मेंटर नहीं हो सकता। क्योंकि हम दोनों ही रिसर्च में हैं, तो मैं अपने दोस्तों को थोड़ा सा रिसर्च में मेंटर की अहमियत के बारे में बताना चाहूँगा। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि दुनिया में जो जानकारी है, जो ज्ञान है, वो फिक्स है, और मेंटर कोई ऐसा हो जो उस ज्ञान को जान गया है और हमें क्योंकि कम पता है तो वो हमें बता दे। रिसर्च इससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि रिसर्च में जानकारी और ज्ञान लगातार बढ़ता रहता है, लगातार और विस्तृत होता रहता है। इसलिए रिसर्च में कभी भी कोई इंसान हमेशा आपका मेंटर नहीं रह सकता, क्योंकि उसके ज्ञान की सीमा है, और बहुत जल्दी और लोग किसी न किसी चीज़ में उससे ज़्यादा जान जाएंगे। तो शायद रिसर्च में ये चीज़ समझना थोड़ा आसान होता है कि एक ही इंसान हमेशा किसी चीज़ का ज्ञानी नहीं हो सकता, हमेशा आपका मेंटर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मुझे इस चीज़ पे अचंभा होता है कि यही गलती रिसर्च करने वाले लोग भी करते हैं, कि उन्हें लगता है कि एक इंसान उनका मेंटर हो सकता है जो कि उनके सारे सवालों का जवाब दे देगा। हमने बहुत बात मेंटर्स और मेंटरशिप पे कर ली है, तो अब कहानी में वापस आते हैं। और जैसा कि हमने बात की कि वर्षा पहले NSD जाके थिएटर करती है और उसके बाद फिल्मों में जाती है। तो
क्या अंतर बताए गए हैं थिएटर की दुनिया और फिल्मों की दुनिया में, और जो कहानी के किरदार हैं वो कैसे इन अंतरों से जूझते हैं, इनसे लड़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताओ। बिल्कुल। पहले तो ये कहना ज़रूरी है कि जो ऑथर हैं शायद उन्हें थिएटर की और फिल्मी दुनिया की बहुत ही बारीकी से डिटेल्स पता हैं बेसिकली, क्योंकि जितनी खूबसूरती से लिखा गया है दोनों थिएटर की दुनिया में किस तरह से करेक्टर डेवलप होता है और किस तरह मूवीज़ शूट होती हैं, तो उससे लगता है कि उन्होंने या तो काफ़ी रिसर्च की है इसके बारे में या तो बहुत क्लोजली इन चीज़ों से लिंक्ड हैं। तो एक चीज़ जो काफ़ी डिफरेंट है शायद थिएटर वर्सेस मूवीज़ में, वो ये कि थिएटर में क्योंकि स्क्रिप्ट पहले मिल जाती है, आपको पता है कि आप कौन सा प्ले आगे प्ले मतलब करने वाले हैं, तो आपको उसकी जो कॉपी है वो पहले मिलेगी, आपको पता रहेगा कि क्या डायलॉग होंगे, कब कौन डायलॉग बोलेगा, कब क्यों आएगा, क्योंकि एक लाइव परफॉर्मेंस है बेसिकली। आप एक बार जो मंच पर गए तो पूरा कर कर ही वापस आएंगे, तो एक बार जो पूरा करेंगे तभी वापस आएंगे, और आपके पास बीच में अगर कुछ गलती हो गई है तो उसे आप फिर बाद में ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइव परफॉर्मेंस है। तो आपको उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आप महीना पहले प्रैक्टिस करें कि किसका डायलॉग कब है, इसके बाद कब क्या होगा, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस के लिए आपको बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा। लेकिन मूवीज़ की दुनिया में ऐसा नहीं है कि वर्षा जब एनएसडी से एकदम से मूवीज़ में जाती है तो मतलब जब वो स्क्रिप्ट मांगती है तो लोग उस पर हंसते हैं कि स्क्रिप्ट क्यों मांग रही हो, कि तुम्हें डायलॉग, कई बार उसे डायलॉग सेम डे ही पता चलता है कि उसे क्या बोलना है, क्योंकि बहुत से रीटेक हो रहे होते हैं कि पहला डायलॉग ठीक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं फिर से कर लेंगे, क्योंकि मूवी जो है पीसीज में बनती है कि कुछ डायलॉग हुए फिर से कुछ डायलॉग हुए और उन्हें जोड़ दिया गया। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगी और जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि इसके बारे में, क्योंकि मूवीज़ जो है वो मल्टीपल टेक्स में बनती है और थिएटर में जो परफॉर्मेंस है वो लाइव एक सार होती है, तो मेरे दिमाग में ये था कि मूवीज़ में एक्टिंग करना एक तरह से आसान होगा कंपेयर टू थिएटर में एक्टिंग करना, क्योंकि तुम्हें एक तरह से 1-1.5 घंटा लगातार परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन किताब पढ़ती बार मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि एक ही टेक बार बार देना है, कि ये सोचिए कि कोई सीन है और आपको वो सीन लगभग 10 बार करना है, और अगर वो सीन रोने वाला है तो आपको बार बार वो मूड बनाना पड़ेगा 10 बार कि आप रो पाएँ। तो वो खुद में ही कितना टायरिंग है एज़ कम्पेयर टू अगर आप लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हो तो आपको वो एटलीस्ट जब फाइनल परफॉर्मेंस है तब एक ही बार करना है एंड देन आप दूसरे सीन पे मूव कर जाते हैं। तो ये मुझे पहले मैंने सोचा नहीं था। इसमें एक बात और जो शायद मैंने नसीरुद्दीन शाह के एक इंटरव्यू में सुनी थी, तो वो बताते हैं कि थिएटर और फिल्मों में एक और अंतर ये होता है कि मान लीजिए फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो पूरे दिन के शूट में अगर आप मेन एक्टर हैं उसके बावजूद मुश्किल से 1-2 घंटे होते हैं जब आप एक्टिंग कर रहे हैं, मल्टीपल टेक्स ले रहे हैं, वरना आप ज़्यादातर बस बैठे रहते हैं। तो एक तरीके से जो आपका स्किल है या जिस चीज़ के लिए आप एक्टिंग में जाते हैं वो आपको बहुत कम टाइम करने को मिलता है। थिएटर में शायद जो सीरियस एक्टर्स होते हैं वो इसीलिए थिएटर को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि थिएटर में आप रिहर्सल में भी लगातार जुड़े होते हैं उस प्रोसेस से। और जैसे अगर हम सोचें तो आज की तारीख में बहुत सारे जो फेमस एक्टर्स हैं, स्टार्स नहीं, फेमस एक्टर्स हैं, वो एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हुए हैं। और ये लिस्ट शुरू होती है नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी से, और आज की तारीख में तो मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, पीयूष मिश्रा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तिग्मांशु धूलिया, कुमुद मिश्रा, इतने सारे फेमस एक्टर्स हैं जो कि एनएसडी से ही आए हुए हैं। एक और बात ये भी है, क्योंकि थिएटर के लिए आप लगातार कम से कम महीना भर एक ही चीज़ की रिहर्सल कर रहे हैं, तो जब आप एक चीज़ को बार बार रिहर्स करोगे तो वो उतनी ही निखर कर सामने आती है और वो मेहनत कहीं ना कहीं दिखती है स्टेज पर। मैं ये नहीं कह रही कि मूवीज़ में इतनी अच्छा नहीं दिख पाता है, पर फिर भी वो जो एक टेक में कोई चीज़ करना,
कंपेयर टू कि तुम बार बार उसे इम्प्रोवाइज़ करने का तुम्हें मौका मिल रहा है हर सीन के बाद, उसमें कुछ तो डिफरेंस है। तो और जो आपसी करेक्टर्स की जो केमिस्ट्री है, जो एक महीना भर रिहर्सल में बन पाती होगी, वो इस तरह तो नहीं बन पाती है ना कि आप बस मूवी की शूटिंग के लिए आ रहे हो, मूवी शूट करके चले जा रहे हो। दूसरा, क्योंकि बहुत ही डिटेल में बताया गया है प्रोसेस, तो वो बताते हैं कि किस तरह करेक्टर्स को बहुत ही बारीकी से स्टडी किया जाता है, और फिर उन करेक्टर्स के बारे में भी चर्चा होती है एक थिएटर में, कि जब आप रिहर्सल कर रहे हो तो आप सोचते हो कि इस करेक्टर ने इस वक्त ये जो डायलॉग बोला, उसके पीछे उसकी क्या मंशा रही होगी। हालांकि आप बिल्कुल 100% तो नहीं बता पाओगे कि जिसने लिखा है उसने किस मंशा से लिखा है, लेकिन फिर भी जब आप इस चीज़ की डिस्कशन करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो सामने आएगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक तरह से मैं इसे रिसर्च के साथ रिलेट कर पाई कि आप किसी चीज़ को बहुत ही क्लोजली स्टडी कर रहे हो, उसके बारे में डिस्कशंस चल रही हैं, और हर इंसान उसे अपने नज़रिए से फिर बता रहा है, और फिर तुम एक कंसेंसस पे पहुंच रहे हो कि ठीक है, इसे इस तरह से किया जाएगा। तो वो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस पढ़ते हुए। एक बात और जो मैं थिएटर और सिनेमा या टीवी के बीच के अंतर पे कहना चाहूँगा, और ये भी मैंने किसी थिएटर एक्टर से ये बात सुनी थी, तो वो बताते हैं कि जब भी आप थिएटर करते हैं तो आप किसी इंसान के लिखे हुए किरदार को निभा रहे हैं, और अगर वो नाटक बहुत मशहूर है तो बहुत संभावना इसकी है कि उस किरदार को पहले भी बहुत काबिल एक्टर्स कर चुके हैं और आगे भी बहुत सारे एक्टर्स करते रहेंगे। जैसे शेक्सपियर हो गया, शेक्सपियर के बहुत सारे प्ले हो गए, या फिर हिंदी भाषा के जो बहुत सारे प्लेज हैं जैसे आषाढ़ का एक दिन, या फिर अपने यहाँ मराठी में थिएटर बहुत समृद्ध है। ये जो बात है थिएटर की, कि आप एक तरीके से उस किरदार को उधार ले रहे हैं। जैसे फिल्मों में और थिएटर में होता है कि आपको कॉस्ट्यूम दिए जाते हैं लेकिन वो आपके कपड़े नहीं होते हैं, आप उन कपड़ों को उधार लेते हैं और उसके बाद किरदार पूरा करके आप उन कपड़ों को वापस रख देते हैं। इसके विपरीत सिनेमा में या टीवी में जिस भी एक्टर ने कोई किरदार कर दिया है, उसके बाद वो किरदार एक तरीके से फिक्स हो जाता है कि अब एंग्री यंग मैन हमेशा के लिए अमिताभ बच्चन बन गए हैं, या फिर गब्बर सिंह हमेशा के लिए अमजद खान बन गए हैं, या फिर और जो फेमस कैरेक्टर्स हैं, मोगैम्बो हमेशा के लिए अमरीश पुरी हो गए हैं। इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी ईगो भी जुड़ी हुई है। आप जो काम कर रहे हैं वो पहला और आखिरी हो रहा है, और इस ईगो की वजह से भी शायद कुछ समस्याएं आती होंगी। ये बात सही है कुछ हद तक, क्योंकि जैसे आप देखो, अगर तो थिएटर से जो लोग आए हैं वो बहुत ही हम्बल लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उनके दिमाग में है कि जो करेक्टर मैं कर रहा हूँ वो करेक्टर किसी और ने मुझसे बेहतर किया हुआ है। तो वो रेफरेंस जब दिमाग में रहता है तो आपके पाँव जो हैं वो ज़मीन पर टिके रहते हैं। लेकिन जब आपको ये होता है कि ये तो सिर्फ मैंने ही किया है और मैं ही कर सकता हूँ, अब इसके बाद कोई ना करेगा, ना किसी ने मुझसे पहले किया है, तो वो जो एक एरोगेंस होती है वो कहीं ना कहीं आ जाती है। वही उधारी के कपड़े पहनना बजाय और अपने खरीदे हुए कपड़े पहनना जिन पे मेरा नाम लिख गया है, ये अंतर। और दूसरा, मुझे नहीं पता कि ये इंडस्ट्री की डिमांड है या नहीं, क्योंकि जब वर्षा बड़ी अभिनेत्री हो जाती है तो जो उसका पीए है वो बार बार उसे कहता है कि अब आप बड़ी अभिनेत्री हो गई है, अब हम्बल रहने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी से हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ, थोड़ी डिमांड्स रखो। तो मुझे नहीं पता कि ये सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री से इस तरह का कोई आइडिया मुझे नहीं है। पर जिस तरह से लिखा गया है किताब को, ऐसा लगता है कि जैसे ज़्यादातर लोग इसे एक तरह से प्रमोशन के लिए यूज़ करते हैं कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ की बात हो, और ये भी एक तरह से टीवी पे बने रहने का तरीका है। मुझे लगता है ये ऐसी चीज़ है कि एक बार एक ट्रेंड चल पड़ता है कि इस पोजीशन में लोग एक तरीके से बर्ताव करते हैं, तो लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल या फेमस रहने के लिए यही एक तरीका है।
किताब को पढ़ के जो एक और बात मुझे लगी कि शायद थिएटर में एक तरह का कोलैबोरेशन रहता है कि डायरेक्टर और एक्टर आपस में बैठकर डिसाइड करते हैं कि किस तरह से इम्प्रोवाइज करना है किसी चीज़ को। लेकिन मूवीज़ में कहीं ना कहीं एक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर के हाथ की कठपुतली की तरह हैं कि जो वो चाहेंगे वो तुम्हें करना होगा। सिर्फ अगर आप बहुत ही फेमस स्टार हैं तब आपकी डिमांड मानी जा सकती है, वरना आपको एक तरह से जो कहा गया है वही आपको डिलीवर करना पड़ेगा। तो ये एक और डिफरेंस है शायद थिएटर में वर्सेस सिनेमा में। इससे मुझे जो हमने पहला एपिसोड अमृतलाल नागर की किताब पर आधारित था, अमृत और विश, उनका जो इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपनी जो कहानियाँ लिखते हैं वो साहित्य के लिए अलग होती हैं और मूवीज़ के लिए अलग होती हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जब प्रोड्यूसर के पास एक मूवी जाती है तो वो इस तरह से बदल दी जाती है कि वो अपना एसेंस खो देती है। तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ें एक ही बात की और इशारा कर रही है कि प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा हाथ होता है कि मूवी किस तरह से निखर कर सामने आएगी। इस किताब में अभी और भी बहुत कुछ बात करने के लिए बचा है, तो हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे एक बूंद सागर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।